हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीएम मोहित अग्रवाल हियर एंड जबरदस्त अमेंडमेंट क्लास आपके लिए ये वाला होने वाला है। सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 470 all the amendments will be covered in greatest of the details. Thorough research has been done. It will reflect in my notes also and my video lecture also that you are watching right now. Just watch it till very last. आपको प्यार हो जाएगा इस लेक्चर से, इस नोट से, ये मेरा गारंटी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसो मत, लास्ट तक वीडियो देखना, तुमको रिसर्च झलक करके दिखाई देगा, मेहनत झलक करके दिखाई देगा। ये सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 470 में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आपके नवंबर दिसंबर 20 टर्म के लिए, मई जून 20 टर्म से नवंबर दिसंबर 20 टर्म के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स है वो सारा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये किन लोग के लिए एप्लीकेबल है? नवंबर दिसंबर 20 वालों के लिए भी, और फ्यूचर में भी एग्जाम्स जो मई जून 21 का होगा उसके लिए भी ये वाला क्लास जो है बिल्कुल एप्लीकेबल है फॉर ऑल द फाइनल स्टूडेंट्स ऑफ सीए, सीएस, सीएमए एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव में भी ये सारे अमेंडमेंट जो है बिल्कुल एप्लीकेबल है। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा है कवरिंग अमेंडमेंट्स ऑफ सेक्शन 1 से लेकर के 148। ठीक है, तो जिनके वो सिलेबस में है सेक्शन 1 से 148 वो आराम से पार्ट 1 देख सकते हैं। यहां हम लोग अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले 149 से 470। अचानक से मैं कोई भी अमेंडमेंट उठा करके नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे चैप्टर 11 से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इस देखो ये चैप्टर का नाम, किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट रूल्स के कारण आया, अमेंडमेंट एक्ट के कारण आया, सर्कुलर के कारण आया, और किस डेट को वो अमेंडमेंट आया। ठीक है, इस प्रकार मैंने अपने पूरा नोट्स को सजा रखा है। एक बार आप नोट्स जो है अच्छे से देख लीजिए, पूरा का पूरा जो है इस प्रकार नोट्स जो है वो सजाया हुआ है। ओके, टोटल देखो भाई 21 पेजेस का नोट्स है, एग्जॉस्टिव नोट्स है। पूरा अमेंडमेंट आपको ये 21 पेजेस जो है आप कर लेंगे, आपका सारा अमेंडमेंट्स जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। नोट्स जो है इसका आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो मैंने अभी एक दो दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, वहां पर मैंने नोट्स डाला, वहां से ले लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर में अमेंडमेंट हम लोग करने वाले हैं वो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक टॉपिक था, याद है, डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सेक्शन 150, उसी के अंदर अमेंडमेंट है, उसके रूल्स में अमेंडमेंट है। तो डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 150 रेड विथ रूल 6। अमेंडमेंट क्यों आया? रूल्स के कारण आया। ये सारे रूल्स, ठीक है, रूल्स अमेंडमेंट कैसे आएगा? अमेंडमेंट रूल्स के कारण। ये सारे अमेंडमेंट रूल्स जो है इस दिन लाए गए और पूरा का पूरा रूल 6 को अमेंड कर दिया गया। ये देखिए, date of amendment is immaterial for you. Okay, what is the amendment? That is material for you. Let us start. Data Bank of Independent Directors section 150 read with rule 6 of companies appointment and qualification of director rules. पहले मैं आपको अमेंडमेंट पूरा ओवरव्यू दे देता हूं, फिर अपने यहां से अच्छे से मार्क करके समझेंगे। आराम से समझो। नाउ लिसन टू मी, सब छोड़ छाड़ करके मेरे को सुनो अच्छे से। इधर देखो, रूल 6, रूल 6 जो नया लाया गया वो लाया गया 1 दिसंबर 2019 को, 1 दिसंबर 2019 को, और बोला गया एनी पर्सन हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी विल बी गिवन 10 months टू गेट हिज नेम enrolled in the data bank of independent directors which is maintained by IICA, Indian Institute of Corporate Affairs। मनेसर में खोला गया है ये इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट का नाम है IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेंटेन करेगा। तो भाई IICA अगर डेटा बैंक मेंटेन कर रहा है तो वो तो घर घर जाकर के नहीं बोलेगा आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्या, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्या, नाम दो। नहीं, ये कोई गवर्नमेंट का वोट काउंट तो चल नहीं रहा है, जनसंख्या तो चल नहीं रहा है। तो रूल लाया गया, रूल 6 में बोला गया कि अगर आप 1 दिसंबर 2019 को, जिस दिन ये रूल चालू हुआ 1 दिसंबर 2019 को, अगर आप किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, आपको 10 महीना दे रहे हैं, अपना नाम जो है डेटा बैंक में इंक्लूड करवा लो, मेंटेन बाय IICA। नहीं करवाओगे तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का कोई हक नहीं है। तो 10 महीना के अंदर जो है आपको टाइम लिमिट दिया गया, IICA में अपना नाम इंक्लूड करवाओ। जिन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ही नहीं 1 दिसंबर 2019 को, बट 1 दिसंबर 2019 के बाद वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे, पहले अपना नाम डेटा बैंक में इंक्लूड करवाओ। 10 महीना तो उन लोग को दिया जा रहा है
जिन लोग ऑलरेडी 1 दिसंबर 2019 को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं किसी ना किसी कंपनी में, उन लोग को 10 महीना दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप 1 दिसंबर 2019 के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 10 महीना क्यों मिलेगा? आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप पहले अपना नाम डेटा बैंक में शामिल कराओ, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? मतलब ये देखो, ये रूल्स लाया गया 1 दिसंबर 2019 को, ठीक है। यहां से आपको बोला जा रहा है 10 मंथ्स, 10 मंथ्स। अब एक बात बताओ, यहां से जो 10 मंथ्स 1 दिसंबर 2019 से 10 मंथ्स कितना होता है? 30 सितंबर 2020, ठीक है। तो आपको ये 10 महीना के अंदर अपना नाम जो है डेटा बैंक में इंक्लूड करवाना है। विद इन 10 मंथ्स नेम टू बी इंक्लूडेड इन डेटा बैंक मेंटेन्ड बाय होम? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आराम से देखो, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए का सबका आपको जो है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा अभी थोड़ा देर में। वंस दिस रूल गेट्स ओवर, इसको अप्लाई भी करेंगे प्रैक्टिकली, अप्लाई अपने खुद भी अप्लाई कर देंगे। तो नेम टू बी इंक्लूडेड इन डेटा बैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर विद इन 10 मंथ्स, यानी 30 सितंबर 2020 तक। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है? जब ये 1 दिसंबर 2019 को आया था ना ये वाला रूल, और बोला गया था कि जिन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन लोग को शुरुआत में 3 महीना का टाइम दिया गया था डेटा बैंक में नाम इंक्लूड करवाने के लिए। फिर बढ़ा करके बोला ठीक है चलो 3 महीना कम लग रहा है, चलो 1 दिसंबर से 5 महीना, 5 महीने कम लग रहा है, चलो फिर इसको अमेंड करके 7 महीना किया गया, फिर फाइनली अमेंड करके 10 महीना किया गया। जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ लेटेस्ट पोजीशन 10 महीना है, हो सकता है इसको और बढ़ा दिया जाए कोविड के चक्कर में, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2019 से पहली बार तो टाइम दिया गया था to get your name included in the data bank of independent director within 3 months, but thereafter it was amended till 5 months, thereafter it was amended till 7 months and latest is till 10 months। आपको 10 महीना याद रखना है। तो 1 दिसंबर 2019 ये 10 महीना का अमेंडमेंट आया था 23 जून को। मैंने अपना नोट्स में सब लिख रखा है, अरे बाबा देखो देखो, शुरुआत में जो था वो 3 महीना था, उसको अमेंड करके क्या किया 5 महीना, ठीक है। फिर 5 महीना को अमेंड करके इन्होंने कर दिया 7 महीना, फिर 7 महीना को अमेंड करके कर दिया 10 महीना, लेटेस्ट 23 जून को। You don't have to remember the dates of amendment at all। 1 दिसंबर 2019 को जिन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे 10 महीने यानी 30 सितंबर 2020 तक they will get their names included in the data bank of Indian Institute of Corporate Affairs। अब क्या होगा? रुक जाओ, जिस दिन आपका नाम डेटा बैंक में शामिल हो गया, जरूरी नहीं है 30 सितंबर को, आप 31 अगस्त को भी अगर शामिल करवा लिए, जिस दिन तुम्हारा नाम डेटा बैंक में शामिल हो गया वहां से 1 साल का टाइम मिलेगा। अब और क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये टेस्ट ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको, ऑनलाइन इसका पूरा नाम है ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि आप प्रोफेशनल है कि नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने लायक है कि नहीं है, ठीक है। 60% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। हम लोग रोज 40% 50% के लिए, यहाँ पासिंग परसेंटेज कितना है 60%। तो जिस दिन तुम्हारा नाम डेटा बैंक में शामिल हो गया वहां से 1 साल के अंदर ये वाला टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। टेस्ट कौन लेगा? वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 60% पासिंग मार्क के साथ। सर फेल हो गए तो फिर से दो, फेल हो गए तो फिर से दो, फिर से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है, ओके। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशन है। अब हम लोग मुकेश अंबानी को थोड़ी ना बोल देंगे ए मुकेश अंबानी अगर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो किसी कंपनी में तो ये टेस्ट दो, नहीं बोलेंगे उसको। कुछ एग्जाम्पशंस दिया गया है इज्जत मेंटेन करने के लिए दिग्गजों का। मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन रखूंगा, अपना डेटा सामने रखूंगा, आप कैलकुलेट करके बताइएगा। तो अभी यहां तक प्रोविजन क्लियर है कि रूल्स आया 1 दिसंबर 2019 को, वहां से 10 महीना का टाइम दिया गया। जिन लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है डेटा बैंक में नाम इंक्लूड करो। अच्छा, जिन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1 दिसंबर 2019 को कहीं नहीं था लेकिन उसके बाद बनना चाहता है, बनने नहीं देंगे, पहले अपना नाम डेटा बैंक में घुसाओ फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। और जिस दिन तुम्हारा नाम डेटा बैंक में आ गया वहां से 1 साल के अंदर ये वाला टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर मान लो तुम मेरे बच्चे, मान लो तुम, हाँ तुम ही से बात कर रहे हैं, तुम अगर अपने ऊपर लेकर के देखो, सब प्रैक्टिकली सोचो, तुम अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लो बनना चाहते हो, मेरा भी कंपनी है, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहता हूं,
या फिर बड़ा सपना देखो, कभी ना एक दिन रिलायंस जो है मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएगा, तो अभी से रेडी रहते हैं, डेटा बैंक में नाम घुसवा देते हैं। क्या कर सकते हो? दिन नहीं है तुम्हारे पास, याद रखना। डायरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं है तुम्हारे पास, नहीं चाहिए। डेटा बैंक में ही तो नाम घुसा रहे हो, अलाउड है। तो बड़ा सपना देखो, अपना नाम जो है डेटा बैंक में आराम से डलवा सकते हो, इसका दिन से कोई संबंध ही नहीं है। आपके पास दिन नहीं है फिर भी आप अपना नाम डेटा बैंक में डाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन डेटा बैंक में नाम डाल दिए जिस दिन डेटा बैंक में तुम्हारा नाम तुमने डलवा दिया, वहीं से तुम्हारा 1 साल काउंट हो जाएगा। 1 साल के अंदर तुमको ये ऑनलाइन टेस्ट पास करना पड़ेगा। सर नहीं किए तो हटा देंगे डेटा बैंक से नाम। आज से तुम मान लो 20 साल बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो क्या हुआ, डेटा बैंक में तुम नाम अपना लाइफ टाइम के लिए भी इनरोल करवा सकते हो। मान लो अभी तुम अपना डेटा बैंक में नाम डलवा दिए, वहां से 1 साल के अंदर जो है वो तुम अपना ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करो, गेटिंग इट, एंड देन कभी ना कभी तुम्हारा सपना पूरा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का। तो समझो क्या बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने नहीं देंगे जब तक तुम्हारा नाम डेटा बैंक में नहीं आ जाता। लेकिन ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि डेटा बैंक में नाम तभी आएगा जब तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने नहीं देंगे जब तक तुम्हारा नाम डेटा बैंक में नहीं आ जाता। तो डेटा बैंक में नाम डलवा दो, कभी ना कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाना। समझ में आ गया? तो इसका दिन का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, डेटा बैंक में जब आप नाम डलवाओगे ना अपना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, आपको 3 ऑप्शन मिलेगा कि आपको 1 साल का डेटा बैंक में नाम डलवाना है, कि 5 साल का, कि 10 साल, नहीं, लाइफ टाइम। 3 ऑप्शन है। You can get yourself included in the data bank of independent directors either for 1 year or for 5 years or for lifetime। जैसे नहीं होता हम लोग इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस दे देते हैं 1 साल 2 साल, 1 साल के लिए भाई 2 साल का ले ले, झमेला खत्म। वैसे ही आपको भी ऑप्शन मिल रहा है कि आप 1 साल के लिए भी इनरोलमेंट करवा सकते हो, 5 साल के लिए भी, लाइफ टाइम के लिए भी इनरोलमेंट करवा सकते हो। ऑब्वियस बात है फीस जो है वो ज्यादा रहेगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है सर, अगर 1 साल के लिए एक बार करवाना चाहे, हाँ तो करवाओ, फीस कम रहेगा। सर फिर रिन्यू, जैसे ही आपको रिन्यू का बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा, 30 डेज के अंदर आप रिन्यू करवा सकते हैं। मान लो 1 साल के लिए आपने इनरोलमेंट करवाया, 1 साल खत्म हो गया, अभी भी आपके पास 30 डेज है, आप आराम से 30 डेज तक उसको रिन्यू करवा सकते हो। और रिन्यू में फिर से 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम 1 साल चुन लिए तो लाइफ लॉन्ग 1 साल के लिए रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं। अच्छा, आज ही लाइफ टाइम चुन लिया तो झमेला खत्म। मान लो मैंने 1 साल लेकिन चुना, तो 1 साल के बाद भी फिर से मेरे को ये तीनों ऑप्शन मिलेगा, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम। और जिस दिन डेटा बैंक में नाम इंक्लूड हो गया, वहां से 1 साल के अंदर मेरे को ये ऑनलाइन टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑनलाइन टेस्ट जो है ना, क्लियर नहीं करना पड़ेगा, एग्जेम्पशंस मिला है। जिन लोग जिस दिन उन लोग का नाम डेटा बैंक में शामिल हुआ, उस दिन अगर उन लोग के पास ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है, कहां पर, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, क्या चीज का एक्सपीरियंस, उन लोग डायरेक्टर या केएमपी लेवल पर काम किए, तो 10 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, ये 10 साल किस दिन देखा जाएगा, आपका नाम डेटा बैंक में शामिल हुआ, जिस दिन आपका नाम डेटा बैंक में शामिल हुआ उस दिन आपका औकात देखा जाएगा। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है फॉर एज अ डायरेक्टर और केएमपी इन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़। ठीक है, या तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको कहां पर है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एनी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, तुमको पता ना प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकता है। मैंने अपने क्लासेस में बताया कि प्राइवेट कंपनी कैन आल्सो गेट इटसेल्फ लिस्टेड। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर, हाँ बहुत गहराई है भाई। शेयर लिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन डिबेंचर बॉन्ड लिस्ट हो सकता है प्राइवेट कंपनी का। तो मान लो एक लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, क्या उसमें ये एग्जेम्पशन है? यहाँ तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है। हाँ है, क्योंकि लिस्टेड प्राइवेट कंपनी यहाँ कवर हो जाएगा ना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर तुम 10 साल के लिए डायरेक्टर या केएमपी रहे हो इनमें से कहीं पर भी, तब तुमको ये ऑनलाइन टेस्ट जो है देने का दरकार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुमको बहुत तजुर्बा है। ठीक है, एक बार जो प्रोविजन मैंने ओवरव्यू बताया, आओ एक बार इसको वर्ड टू वर्ड अपने पढ़ते हैं, बेयर एक्ट का लैंग्वेज। अब
बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। Every individual, only individual can be appointed as a director. Every individual who has been appointed as an independent director in a company on the date of commencement of these rules. अच्छा, by the way, when did these rules commence? Commencement of these rules कब हुआ था बताइए? 1st of December 2019. टेंशन मतलब नोट्स में मैंने सब A to Z छोटा से छोटा बात लिखा है। 1 December 2019 को ये रूल आया था। तो जो ऑलरेडी उस दिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उनको कितना टाइम दिया गया? 10 मंथ्स का टाइम दिया गया। ये 10 मंथ्स पहले क्या था? 3 महीना, फिर 5 महीना, फिर 7 महीना, फिर लेटेस्ट अभी 10 महीना, यानी 30 सितंबर 2020 तक का अभी तक के पास उनके पास टाइम है। या फिर हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 दिसंबर 19 को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं थे, उसके बाद आप किसी जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं आफ्टर 1 दिसंबर 2019, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर इंक्लूजन। अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम। ऑफ हिज नेम कहां पर? इंक्लूजन, अप्लाई ऑनलाइन फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। 3 ऑप्शन है, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप्स। वो स्टेप्स कौन सा? टेस्ट देने वाला। सब रूल 2 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ये देखिए, टेस्ट देने वाला और फिर रिन्यू करवाने वाला। टिल ही कंटिन्यूज to hold the office of independent director, and then you'll have to comply these steps which we are going to discuss here. देखो, provided that any individual, including any individual not having din नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल दिन नहीं है तो भी चलेगा, मैं वॉलंटरली अप्लाई, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का भी मन नहीं है फिर भी आप आ सकते हैं, आइए ना, डेटा बैंक में नाम तो घुसाइए, क्या दिक्कत है? मैं वॉलंटरली अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। मक्खन सर, मक्खन एकदम। नाउ वंस योर नेम इज इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक, shall file an application for renewal। आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा फॉर फर्दर पीरियड ऑफ, वही सारा ऑप्शन है, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम। कितना दिन में वो रिन्यू करवाना पड़ेगा? विद इन, बताए थे ना, 30 डेज का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अप टू विच योर नेम वाज अर्लियर इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक। और अगर आप रिन्यू नहीं करवाओगे तो यार ऑब्वियस बात है, आपका नाम हटा दिया जाएगा। अच्छा बताओ तो कब रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा? सर क्या क्वेश्चन है सर, जब लाइफ टाइम के लिए एक ही बार में अप्लाई कर दिए होंगे तो रिन्यू नहीं होगा। वही प्रोविजन भी लिखा हुआ है, नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल हु हैज पेड लाइफ टाइम फीस। Every independent director shall have to declare the compliance। याद है 149 सबसेक्शन 7 में, 149 सबसेक्शन 7 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो सारा क्राइटेरिया मीट करे इंडिपेंडेंस का। 149 सबसेक्शन 7 में कब कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ता है? In the first board meeting in which he participates in the capacity of an independent director, every first board meeting of the financial year, फाइनेंशियल का हर पहला बोर्ड मीटिंग में उसको अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना पड़ता है, एंड एनी सर्कमस्टांसेस व्हिच अफेक्ट्स हिज इंडिपेंडेंस और हिज इंडिपेंडेंस माइट हैव बीन अफेक्टेड, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अब उसको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा नाम डेटा बैंक में इंक्लूडेड है। ठीक है सर, डेटा बैंक में नाम आ गया, अब क्या करना है बताए ना, टेस्ट देना पड़ेगा। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज सो इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक शैल पास ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कौन सा? आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, आईआईसीए। कितना साल के अंदर टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा? 1 साल, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अटेम्प्ट करने से नहीं चलेगा, आपको पास होना पड़ेगा। पास करो भाई, कितना साल के अंदर? 1 साल। कब से? जिस दिन तुम्हारा नाम घुसाए थे डेटा बैंक में, इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। फेलिंग विच नेम शैल बी रिमूव्ड। एग्जामिशन मिला था ना टेस्ट से, देखो किन लोगों को। इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास दिस टेस्ट व्हेन ही हैज आइदर सर्व्ड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल फॉर एटलीस्ट कितना साल? 10 साल। ये लेकिन तुमने 10 साल का एक्सपीरियंस कब होना चाहिए?
जिस दिन तुम्हारा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड किया गया था उस दिन देखा जाएगा कि तुमको 10 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है. As a director in KMP in one of the following: listed public company, unlisted public company, unlisted public company having PUSC minimum 10 करोड़, बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया था. अच्छा ये मजेदार है. एक इंसान बोला 10 साल का एक्सपीरियंस, राम को 10 साल का एक्सपीरियंस है, शाम को, राम को 10 साल का एक्सपीरियंस है एज व्हाट, एज अ डायरेक्टर ऑन केएमपी, एज अ डायरेक्टर और केएमपी इन वन कंपनी, एक कंपनी में वो पूरी शिद्दत के साथ 10 साल काम किया. शाम क्या किया, 5 साल काम किया. लेकिन वो जो 5 साल काम किया ना, शाम बेचारा, समझ गए ना, शाम बेचारा क्या किया, जो 5 साल काम किया, बेचारा दो डबल शिफ्ट काम किया, कंपनी ए में भी और कंपनी बी में भी. तो शाम बोल रहा है यार मेरे को तो 5 साल कंपनी ए का एक्सपीरियंस हो गया, 5 साल कंपनी बी का एक्सपीरियंस, जोड़ करके 10 साल हो गया. ऐसा नहीं होता. अगर आप साइमल्टेनियसली सेम पीरियड में एक से ज्यादा कंपनी में थे तो जोड़ करके 10 साल नहीं होगा. ये क्लैरिफिकेशन दिया गया. अगर नहीं भी दिया जाता तो हम लोग इसको ऐसे ही क्लैरिफाई करते. Provided further, for the purpose of calculation of these 10 years, any period during which an individual was acting as a director or KMP in 2 or more companies or body corporate at same time shall be counted only once. 5 साल अगर तुम 2011 से मान लो से फॉर एग्जांपल 2016 से 2020, 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल कंपनी ए में भी थे, कंपनी बी में भी थे, तो उसको 10 साल नहीं माना जाएगा, 5 साल ही माना जाएगा. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो मनेसर में खोला गया है. पासिंग परसेंटेज कितना है, मिनिमम 60% है. कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर आपका. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से. 2 मई, ये पूरा एक्चुअल है, हाँ, आपको मेरे को आंसर बताना है. 2 मई 2011 को I became a director. 2 May 2011 को I became a director in my company MEPL. Let us assume it is, say for example, listed company on recognized stock exchange or having paid up share capital of 10 crore. तो अगर ऐसा हुआ कि ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मिनिमम 10 करोड़ है, तब तो भाई समझो, ठीक है, कितना साल का फिर चाहिएगा, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा. तब तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ना. अगर ये लिस्टेड क्या है, पब्लिक कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, और मैं अगर यहाँ 10 साल डायरेक्टर या केएमपी रहा, तब तो मेरे को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अगर मैं किसी दूसरा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. परफेक्ट. अब मेरा क्वेश्चन के सुन लो. 2 में 2011, अब मान लो मेरा नाम डेटा बैंक में मैंने इंक्लूड करवाया 30 सितंबर 2020, समय का पूर्ण उपयोग करके, जो 30 सितंबर 2020 था, मेरा नाम मैंने डेटा बैंक में इंक्लूड करवा लिया. ठीक है. अब 2 मई 2011 से अगर 10 साल काउंट करें तो ये आता है 2 मई 2021. मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का ऑफर आया है 3 मई 2021 को. मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है, क्या मेरे को ऑनलाइन टेस्ट पास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. मैं फिर से बता दे रहा हूं, एमईपीएल को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वो 3 में से कोई एक, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पीयूएससी मिनिमम 10 करोड़, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तब उसमें तो अगर 10 साल मैंने एज अ डायरेक्टर सर्व किया है तो मेरे को तो फिर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना. तो बताओ, क्या मेरे को अब टेस्ट देना पड़ेगा. 2 में 2011 से 10 साल काउंट करोगे तो आ रहा है 2 में 2021. नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग का बत्ती जलाओ, प्रैक्टिकली सीखो,
लेवल बढ़ाओ, अपना औकात बढ़ाओ मेरे बच्चों। 2 मई 2021 मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं, 3 मई 2021। तो सर आपका तो 10 साल कंप्लीट हो गया 2 मई 2021 को, और अगर आप बोल रहे हैं कि ये तीनों में से कोई एक तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तब तो 10 साल आपका कंप्लीट हो गया, तब तो आप आराम से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं बिना वो टेस्ट पास किए। नहीं, गलत, मेरे को टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 साल जो है मैंने आपको बताया था लेक्चर में, जिस दिन तुम्हारा नाम डेटा बैंक में घुसाया गया है उस दिन तुम्हारा औकात चेक किया जाएगा कि तुमको 10 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। मतलब मेरा नाम डेटा बैंक में अगर 30 सितंबर 2020 को आया, तो क्या 30 सितंबर 2020 को मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस था क्या? आंसर इस 30 सितंबर 2020 को मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे को ऑनलाइन टेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो पास करना पड़ेगा। 30 सितंबर 2020 से 1 साल का मेरे को टाइम दिया गया, यानी 30 सितंबर 2021 तक मेरे को ऑनलाइन टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 मई को बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को टेस्ट तो भैया 30 सितंबर 2021 तक पास करना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए मैं आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो साइट है वो दिखाता हूं। IICA.nic.in, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स.nic.in। ये देखो, फॉर रजिस्ट्रेशन विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपको एमसीए का वेबसाइट पर जो है इन लोग लेकर के जाएगा। ये देखो, वेलकम टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक, टू रजिस्टर विद दिस डेटा बैंक प्लीज विजिट दिस साइट mca.gov.in। अब आप mca.gov.in में जाएंगे, देख लो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, हॉट टॉपिक है। आप mca.gov.in में जाएंगे, एमसीए सर्विसेज में जाएंगे, एमसीए सर्विसेज में एकदम लास्ट में आप देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक सर्विस दिखाई देगा। यू फाइंड इट, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक सर्विस इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, आपको पड़ेगा। मैं अपना लॉगिन कर ले रहा हूं, मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आप आराम से जो है यहाँ पर आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रजिस्ट्रेशन, डू यू हैव अ वैलिड डिन? जैसे मेरे पास है तो मैं तो यस ही लिखूंगा, वो डिन टाइप कर देना है। आप फिर जो है IICA के वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां आपको डिटेल्स देना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने करवा रखा है, तो एक बार नो करके आपके पास देखते हैं। ठीक है, डू यू हैव अ वैलिड डिन, आप लिख दीजिए नो। वैलिड पेन, यस, तो फिर वो पैन टाइप करिएगा। जैसे आप पैन टाइप कर देंगे, आप चले जाएंगे कहां पर, IICA के वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं अपना डिन एक बार टाइप करके आपको दिखा देता हूं। मेरा तो हो रखा है, मैं किसी और का डिन टाइप करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ओटीपी आया, ओटीपी भी एंटर कर दिया, वेरीफाई ओटीपी कर रहा हूं। ये देखिए, प्रोसीड, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वेबसाइट। अब देखिए वापस से आईसीए में आ गए। अब आप यहाँ पर आराम से जो है वो साइन अप करिए, साइन अप करते ही आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आप नोट्स में। तो ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रूल 6 डेटा बैंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतना वेबसाइट्स वगैरह खोलकर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आप करते नहीं हो, मजाक उड़ता है, इसलिए। अब एक बार मैंने दिखा दिया, अब आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर के अंदर बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है, कोविड के कारण आया ये अमेंडमेंट। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 रेड विथ रूल 4 में अमेंडमेंट है। आपको याद होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन मैटर्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 जो कि आप नहीं कर सकते वीसी और OAVM से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन से आप कुछ कुछ मैटर्स डिस्कस नहीं कर सकते जब तक बोर्ड मीटिंग में फिजिकली कोरम नहीं आ जाता। वो क्या क्या मैटर्स है, अगर आपको याद हो कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, ये सारे मैटर्स जो है आपको नहीं करने मिलेगा वर्चुअल बोर्ड मीटिंग से। क्या क्या मैटर थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, ठीक है,
Audit committee meeting to consider financial statement or consolidated financial statement if applicable. Discussion on amalgamation, merger, acquisition, takeover. The following matters shall not be dealt in any meeting held through video conferencing or other audiovisual means. Approval of financial statement, board report, prospectus, audit committee meeting for considering financial statement including CFS. Approval relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition, takeover. हाँ, लेकिन प्रोविजो बोलता था कि अगर कोरम आ गया बोर्ड मीटिंग में फिजिकली तब हम लोग बाद बाकी डायरेक्टर लोग को पार्टिसिपेट करने दे देंगे वीसी ओएवीएम से, बट सारे के सारे डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ये सब मैटर में अलाउड नहीं था। लेकिन अभी तो कोविड चल रहा है तो अलाउ तो करना पड़ेगा, तो अलाउ किया गया। देखो बाद बाकी बोर्ड मीटिंग तो आप वर्चुअली कर सकते थे, लेकिन ये सारे मैटर्स के लिए आप वर्चुअल बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए रूल में अमेंडमेंट आया। ये तो वही है कि कोरम अगर फिजिकली प्रेजेंट है तब बाद बाकी डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमेंडमेंट क्या, अमेंडमेंट ये है, ये पूरा मैंने लिख दिया ना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अमेंडमेंट ये है, ये पोर्शन अमेंडमेंट है। फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स। आइए ये रूल्स कमेंस कब हुआ, ये देखिए, ठीक जब कोविड का कमेंसमेंट हुआ भारत में 19th ऑफ मार्च। तो 19th मार्च से लेकर के 30 सितंबर तक आप अगर बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, ये सारे मैटर भी आप वर्चुअली डिस्कस कर सकते हैं थ्रू वीसी और अदर ऑडियो विजुअल मींस। देखिए, तो 19 मार्च 20 से लेकर के 30 सितंबर तक द मीटिंग ऑन द मैटर्स दैट वी रेड इन सब रूल 1 मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट था, बट जानना जरूरी था आपके लिए। अब हम लोग आगे आ रहे हैं। ये नीचे में मैंने सारा डिटेल्स लिख रखा है, ठीक है, एमसी वेबसाइट सोर्स है, पूरा मैंने डिटेल लिख करके रखा है कि किस दिन क्या अमेंडमेंट आया। आपको डेट याद करने का दरकार नहीं है। सर और एक अमेंडमेंट आया सर, हाँ बिल्कुल आया था, वो जो 30 सितंबर मैंने अभी आपको बताया ना, पहले वो 30 जून था, फिर उसको बढ़ा करके 30 सितंबर किया गया, तो हम लोग 30 सितंबर याद रखेंगे। अब आ रहे हैं दोस्तों सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रेड विथ रूल नंबर 15 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द पावर। ठीक है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड द पावर रूल्स। अब ये मैंने पूरा यहां पर रूल 15 लिख दिया ताकि आप यहां से रिवीजन कर सके, बट अमेंडमेंट क्या, अमेंडमेंट बहुत छोटा सा है। क्या अमेंडमेंट है, ध्यान से, पहले पुराना वाला क्या था वो आपको जानने का दरकार है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अमेंडमेंट क्या था। ये अमेंडमेंट समझाने का सबसे अच्छा तरीका आपको करके दिखाना कि क्या अमेंडमेंट है। ठीक है, काटा पीटी करके दिखाना। ये मेरा मेन मैट है, ये अमेंडमेंट मैं आपके लिए काट पीट करके दिखा रहा हूं। सेक्शन 188, हाँ भाई ये रहा। देखिए, ध्यान से, हाँ याद है ना, ओआर इन जीएम पास करना पड़ता था अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का लिमिट थ्रेशोल्ड क्रॉस करता था, उसी थ्रेशोल्ड में अमेंडमेंट्स है। सर एसआर इन जीएम था ना, नहीं नहीं, वो तो कब का अमेंड होकर के और आ गया था। ये देखिए, ठीक है, दिस इज योर रूल नंबर 15। रेडी काटा पीटी के लिए, रेडी। आ जाओ भाई, आपको ओआर इन जीएम पास करना पड़ता था। ये देखो, रेजोल्यूशन, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन था, स्पेशल हटा करके रेजोल्यूशन मतलब ओआर, ऑर्डिनेशन पास करके ही जनरल मीटिंग में मेंबर लोग से अप्रूवल लेकर के आप ये सब ट्रांजैक्शन कर सकते थे। क्या क्या, सबसे पहले याद है, आराम से देखो, सेल परचेज सप्लाई, सेल और परचेज ऑफ सप्लाई गुड्स मटेरियल, या तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। जब क्रॉस होता था 10%, ठीक है, आप कितना का ट्रांजैक्शन करे थे रिलेटेड पार्टी के साथ,
कंपनी के रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ था 10% और मोर, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। याद है ये और 100 करोड़ विच वाज लोअर था, अब ये हट गया, ये और 100 करोड़ विच वाज लोअर हट गया, मतलब जो एब्सोल्यूट फिगर्स है ना वो सारे यहाँ पर हटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से 100 करोड़ हट गया। याद है सर्विस में कितना था, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, और 50 करोड़ विच इज लोअर, 50 करोड़ हट जाएगा, एब्सोल्यूट फिगर्स को हटा देना है। तो यहाँ से 100 करोड़ हट गया। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदा बेची कर रहे हैं 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ, प्रॉपर्टी के केस में अगर आपका प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, एसेट की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट, तो नेटवर्थ से कंपेयर होता था। ये 100 करोड़ विच इज लोअर से 100 करोड़ हट गया, 100 करोड़ विच इज लोअर हट गया, एब्सोल्यूट फिगर्स हट गया। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, आप प्रॉपर्टी का लीज के धंधे में है, देन इन दैट केस प्रॉपर्टी आपके लिए एक तरीके से गुड्स हो गया ना। 3 लिमिट था यहाँ पर, 10% और मोर ऑफ द क्या क्या था, नेटवर्थ, और 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, खाली अब रहेगा एक, ये 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी हट गया, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर है 100 करोड़ हट गया। सर्विस वाला में अगर हम लोग बात करें तो 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर है 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, 50 करोड़ हट गया। बस यही अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है। तो सारे एब्सोल्यूट फिगर्स हट गए, याद रखना। और जो प्रॉपर्टी का लीजिंग में था उसमें खाली 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में। ओके, चलो आ जाओ बैक टू द अमेंडमेंट नोट्स। आइए, तो ये अमेंडमेंट पढ़ने का धांसू तरीका मैंने आपको बता दिया। सारा का सारा एब्सोल्यूट फिगर्स जो है वो हट गया, और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में खाली अब एक ही चीज है, 10% ऑफ व्हाट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, टर्नओवर गुड्स की तरह। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 203 में जो आया है रेड विथ रूल नंबर 8A। अब ये अमेंडमेंट बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरी लोग के अमेंडमेंट के बारे में है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है। आइए अभी हम लोग अपना एकेडमिकली इसको बात करते हैं। सेक्शन 203 रेड विथ रूल 8A, ये रूल 8A में अमेंडमेंट आया और बोला गया, सेक्शन 203 याद है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनेल, ठीक है, और रेड विथ रूल 8A, पहले रूल 8A क्या बोलता था, कोई भी कंपनी, रूल 8A पहले बोलता था किसी भी कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, आपको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी है। कोई भी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 5 करोड़ है, होल टाइम सीएस मैंडेटरी रखना। अब रूल 8A को अमेंड करके बोल दिया गया, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है उसके लिए सीएस रखना मैंडेटरी है। देखिए, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है, यानी मिनिमम 10 करोड़, उसको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी है। अब कुछ अज्ञानी लोग बोलेंगे, अरे वाह, मतलब यहां बोला जा रहा है प्राइवेट कंपनी 10 करोड़ वाला, तो अगर पब्लिक कंपनी 10 करोड़ वाला है तब तो सीएस नहीं रखेगा। अरे मेरे गांजा, वो तो ऑलरेडी आपका रूल 8 में कवर्ड ही है। ठीक है, तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, आपका पेड अप शेयर कैपिटल अगर क्या है 10 करोड़, तो आपको सीएस रखना कंपलसरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये रूल में जो है बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है कि नहीं यार इसको पहले जैसा करो, नहीं तो धांधली बढ़ते रहता है। चलो सेक्शन 204, अब सेक्शन 203 रेड विथ रूल 8A, वहां 8A में पहले क्या था, 8A में सारा कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितना 5 करोड़, उसको कर दिया प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, तो कुछ सीएस से छीना, अब यहां पर सीएस को दिया भी। सेक्शन 204 के सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है, रेड विथ रूल नंबर 9, तो क्या था सेक्रेटरियल ऑडिट किसका होता था, रूल 9 क्या बोलता था, सेक्रेटरियल ऑडिट किसका होगा, रूल 9 में लिखा हुआ था पब्लिक कंपनी, हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ है, या फिर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़ है, पीयूएसए मिनिमम 50 करोड़ या फिर टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़, ये पहले भी था, अमेंडमेंट ये है। अब आप कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अगर आपका लोन बोरोइंग आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिनिमम 100 करोड़ है, तो 50 करोड़ पीयूएससी, 250 करोड़ टर्नओवर तो पहले भी था, नया क्या है
100 करोड़ का लोन बोरिंग फ्रॉम आइदर बैंक और एफआई, चाहे आप पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर आपका 100 करोड़ का बोरिंग है, राम साम जोदू मोदू से बोरिंग नहीं, इंडिविजुअल से नहीं, बैंक और एफआई से अगर आपका मिनिमम 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बोरिंग है, देन इन दैट केस आपको सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, सेक्शन 204। ठीक है, और ये सारे लिमिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग आप कब का देखेंगे? लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट अमेंडमेंट के पास, विच इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। 230 में मेरे प्यारे बच्चों अमेंडमेंट ये है कि इसका सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 12 बनाया हुआ बहुत पहले से था, नोटिफाइड नहीं था, अब उसको नोटिफाई कर दिया गया है अलॉन्ग विद द रूल्स। तो सेक्शन 230 का सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 12, उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर उसका जो रिलेटेड रूल्स है जो बनाया गया वो भी अपने पढ़ करके अभी सफा चेक कर देंगे, सल्टा देंगे। आइए फटाफट, सबसे पहले हम आपको सेक्शन 230 का सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 12 दिखाएंगे। हियर वी गो। ये देखो भाई, इसको मैं क्लास में जब पढ़ाता था, क्लास में पढ़ाया हुआ है, हाँ, तो मैं जब क्लास में बताता था, ये बताता था कि सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 12 ये पहले नोटिफाइड नहीं था, अब नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, अलॉन्ग विद द रूल्स। आप जब सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 12 पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा रूल ड्रिवन है, मतलब जो बोलना है वो रूल ही बोलेगा। एक बार और पढ़ते हैं सबसेक्शन 11 सेक्शन 230 का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, सेक्शन 230 से 240 है, उसका सबसे पहला सेक्शन 230 का सबसेक्शन 11, यानी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट may include takeover offer। मतलब अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का जो स्कीम है ना, उसके अंदर आप टेक ओवर, कंपनी का पूरा टेक ओवर का भी बात कर सकते हैं। जो कंपनी टेक ओवर हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट कंपनी टेक ओवर। तो टारगेट कंपनी का हम लोग टेक ओवर का बात भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर कर सकते हैं, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और प्रेस्क्राइब होगा में। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज इसमें ध्यान रखना, वो ध्यान ये रखना, एक सेकेंड इसको मैं हटा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरा पूरा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का 4 से 5 क्लास पूरा चैप्टर यूट्यूब पर लेटेस्ट वाला एकदम अपलोडेड है, तो किसी को ये चैप्टर टफ लगता हो यूट्यूब में जाकर के पूरा कर लेना, ये 4 लगभग 4 क्लासेस का है। हाँ, अभी सबसेक्शन 11 में एक चीज याद रखना, टेक ओवर किसका होता है, टारगेट कंपनी का। जो शेयर खरीदेगा वो कौन है, अक्वायरर। तो अक्वायरर तो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता हूँ, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन टारगेट कंपनी तो कंपनी होता है ना। तो अब ये अक्वायरर इस टारगेट कंपनी का शेयर खरीद रहा है। एक चीज रखना, टारगेट कंपनी लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी। अगर टारगेट कंपनी लिस्टेड है ना, तो उसके ऊपर सीएए वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर सेबी का टेक ओवर कोड एप्लीकेबल रहेगा। आई रिपीट, इफ द टारगेट कंपनी whose shares are being acquired is listed on a recognized stock exchange, then CAA will not be applicable. Section 230 subsection 11 read with the rules will not apply. Then what will apply? SEBI टेक ओवर कोड, जिसको हम लोग पूरा नाम अच्छे से जानते हैं, SEBI सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। SEBI SAST यानी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर टारगेट कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है, देन इन दैट केस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर इस अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर हो सकता है। ठीक है, अगर कैसे हो सकता है, एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। और रूल्स में क्या प्रिस्क्राइब्ड है मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान लो से फॉर एग्जांपल ये जो टारगेट कंपनी है ना, इसके मेजॉरिटी मेंबर्स के पास, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही बार समझाएंगे, टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं यानी मेंबर्स हैं, उनके पास कम से कम 3/4 ऑफ द शेयर्स हैं, और वो माइनॉरिटी का 1/4 शेयर्स जो है वो अक्वायर करके टेक ओवर करना चाहते हैं, देन इन दैट केस उन लोग अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी को। अच्छा, पहले ये पढ़ लो सबसेक्शन 11। सीए में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर, बिल्कुल एज पर रूल्स। प्रोविजो, ये वही प्रोविजो है कि अगर लिस्टेड कंपनी रहा तो टेक ओवर कैसे होगा, रेगुलेशन फ्रेम बाय सेबी। क्या सेबी ने रेगुलेशन बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर 2011। जितने भी टफ चैप्टर्स माने जाते हैं वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। ये सभी टेक ओवर कोड भी एकदम लेटेस्ट, ताजा ताजा पिछला महीने अपलोड हुआ था।
3 क्लास का है। अच्छा, अब कोई अगर अग्रीव्ड पार्टी है कि नहीं नहीं ये टेक ओवर गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई जाओ एनसीएलटी के पास, अगर आपको ग्रीवेंस है टेक ओवर ऑफर से। अदर देन लिस्टेड कंपनी, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि वो तो टेक ओवर कोड में आएगा। इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। तो देखो दोनों में लिखा हुआ है, रूल्स पढ़ लो, रूल्स के हिसाब से ही टेक ओवर होगा, रूल्स के हिसाब से ही टेक ओवर का ऑब्जेक्शन होगा। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं रूल्स। आइए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ रूल्स में, जो आपके नोट्स में है। ये रहा। अब यहाँ रूल 3 जो है ये तो पूरा है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट यहाँ है, जो मैंने अलग कलर से लिख करके रखा है, ये अमेंडमेंट है। ये इसको पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द कंपनी shall make an application for arrangement for the purpose of takeover offer in terms of subsection 11, section 230 subsection 11 में मेंबर टेक ओवर का ऑफर दे सकता है। कब? जब उसके पास कम से कम 3/4 ऑफ द शेयर हो, मेजॉरिटी यानी 3/4 यहां पर। तो अगर कोई मेंबर है जिसके पास अकेले या मिला जुला करके 3/4 ऑफ द शेयर है, शेयर भी कौन सा? इक्विटी शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट, या फिर जीडीआर एडीआर जिसमें वोटिंग राइट है। तो मेंबर जिसके पास क्या है? 3/4। समझ में आ गया ना? ये रहा टारगेट कंपनी, इसके मेंबर्स के पास 3/4 शेयर्स है और ये अक्वायर करना चाहता है रिमेनिंग क्या? 1/4 शेयर्स। तो इन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स यहां पर क्या आएगा? जो मैंने बताया, इक्विटी शेयर्स आएगा, कैरिंग वोटिंग राइट, इंक्लूड सिक्योरिटी सच एज डिपॉजिटरी से जीडीआर एडीआर कैरिंग वोटिंग राइट। एक्सप्लेनेशन 2 में वही रिपीट हो रहा है कि ये सब रूल अप्लाई नहीं करेगा इन केस ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन सक्सेशन, कोई इनहेरिटेंस वगैरह हो रहा है और ट्रांसफर एज पर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मान लो वही सेबी का टेक ओवर कोड का रेगुलेशन, या फिर स्टैट्यूटरी, मान लो आईबीसी का कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव है जिसके तहत हो रहा है, तो ये अप्लाई नहीं करेगा। जब आप एप्लीकेशन करोगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का विच इंक्लूड्स दिस टेक ओवर ऑफर, तो ये एप्लीकेशन के साथ ना एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का भी रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट में जो आप शेयर अक्वायर करने का सोच रहे हो ना, 1/4 ऑफ द शेयर अक्वायर करने का सोच रहे हो ना, किस भाव पे करोगे, वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ अरेंजमेंट फॉर टेक ओवर ऑफर शैल कंटेन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और इस रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर में क्या रहेगा? शेयर का भाव। और वो शेयर का भाव कैसे फिक्स किया जाएगा? 2 पैरामीटर देख करके। पिछले 12 महीना में, बताओ भाई एनसीएलटी को, पिछले 12 महीना में इस टारगेट कंपनी का शेयर्स अक्वायर करने के लिए सबसे ऊंचा भाव क्या दिया गया? पिछले 12 महीना में इस टारगेट कंपनी का शेयर्स हो सकता है 100 रुपया में भी अक्वायर हुआ हो, कुछ शेयर 150 में अक्वायर हुआ हो, तो 150 माना जाएगा। देखो, रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी अक्वायर्ड बाय द मेंबर। जो 1/4 शेयर आप अक्वायर करने का सोच रहे हो उसका वैल्यूएशन बताओ। और वैल्यूएशन कैसे बताओगे? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स, हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एनी पर्सन ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ। जैसे मैंने कहा, लास्ट 12 महीना में जो शेयर अक्वायर किया उसका सबसे हाईएस्ट दाम क्या था। और फिर ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है ना, वो भी अपना फेयर वैल्यू निकालेगा, फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, रजिस्टर्ड वैल्यू फेयर प्राइस कैसे निकालेगा? पता ही है, क्या पैरामीटर लेगा? कंपनी का बुक वैल्यू, नेटवर्थ, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, पी मल्टीपल। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूएशन पैरामीटर्स लाइक नेटवर्थ, बुक वैल्यू, ईपीएस, पी मल्टीपल, लाइक दिस। अच्छा, बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी आपको एनसीएलटी को बताना पड़ेगा। जो मेंबर लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, कौन सा मेंबर लोग अप्लाई कर रहा है? जिनके पास कम से कम 3/4 ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट है, उन लोग अप्लाई किसको कर रहे हैं? मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ इक्विटी शेयर्स किसको अप्लाई कर रहा है? एनसीएलटी को। क्यों अप्लाई कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इंक्लूडिंग टेक ओवर ऑफर। क्या चीज का टेक ओवर? अरे वही 1/4 शेयर्स जो बाकी है उसके साथ, एप्लीकेशन के साथ क्या जाएगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट जाएगा। क्या रहेगा उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट में? वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स टू बी अक्वायर्ड, वैल्यूएशन रहेगा शेयर्स का, कंसीडरिंग 2 फैक्टर्स। लास्ट 12 मंथ्स में हाईएस्ट प्राइस कितना दिया गया? रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से फेयर वैल्यू क्या है? कंसीडरिंग द पैरामीटर्स लाइक बुक वैल्यू, पी मल्टीपल, ईपीएस, इंडस्ट्री एवरेज, एटसेट्रा। और क्या एनसीएलटी को बताना पड़ेगा? यही कि जो मेंबर लोग उतावला हो रहे हैं ना 1/4 शेयर एक्वायर करने के लिए, उन्होंने एक बैंक अकाउंट खुलवा करके
उसमें जमा कर दिया 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन। मान लो 1/4 शेयर्स का टोटल कंसिडरेशन आ रहा है 100 करोड़, तो उसका 50% 50 करोड़ जमा हो चुका बैंक में अलग से। डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट टू बी ओपन सेपरेटली बाय द मेंबर्स वेयर इन सम ऑफ एटलीस्ट 50%, हाफ मतलब 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन इज डिपॉजिटेड। समझ में आ गया सर? कब से आया था? 7 फरवरी 2020। एनसीएलटी रूल्स बदलाव किया गया है जो कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन से रिलेटेड है। रूल नंबर 80 है। रूल नंबर 80 जो है वो एनसीएलटी रूल्स का है। जो अग्रीव्ड पार्टी जिसको ये टेक ओवर का ऑफर समझ में नहीं आ रहा है, वो अग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है ना एनसीएलटी के पास। एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 230 बिल्कुल किस फॉर्म में करेगा? एनसीएलटी 1 में करेगा। तो अग्री पार्टी एनसीएलटी 1 में अपना ग्रीवेंसेस पुट फॉरवर्ड कर सकते टुवर्ड्स एनसीएलटी एंड शैल बी अकम्पनीड विद सच डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन एनेक्सर बी। अब एनेक्सर बी में क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है? पहले तो भाई फोकट में कुछ काम नहीं होता, फीस लगेगा 5,000 रुपया। एफिडेविट कि आप जो बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं वो देना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस आपको सबमिट करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। और इसके साथ बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें ये स्कीम जो है पास किया गया तो उसका कॉपी जमा करना पड़ेगा। क्या क्या जमा करना पड़ेगा? 5,000 रुपया फीस, एफिडेविट, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस एंड बोर्ड रेजोल्यूशन। ये अमेंडमेंट लागू था 6 फरवरी। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिमेंबर। अब बहुत सारे स्पेशल मेजर्स एमसीए ने लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिए हैं कोविड को ध्यान में रख करके। अब ये एक जनरल सर्कुलर के तरह ये आया था, इसमें सारा पॉइंट्स हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर लिए। सेकंड पार्ट में अभी हम फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, खत्म नहीं हुआ अभी। देखो कोविड के चक्कर बोला गया, कोविड के चक्कर में ये बोला गया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्म फाइलिंग करना था आप 30 सितंबर तक कर सकते हो, कोई आपका फाइलिंग फीस नहीं लगेगा। नो एडिशनल फीस फॉर लेट फाइलिंग ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड 1 अप्रैल टू 30 ऑफ सितंबर। और एक सीएफएस 2020 भी लाया गया, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम। कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम में क्या बोला गया? कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम बोलता है कि आपने जो भी पेंडिंग नॉन कंप्लायंसेस कर रखे हो, क्लीन स्लेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्लीन स्लेट। थोड़ा देर बाद हम इसको अभी चर्चा में लेंगे। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में टाइम गैप मैक्स दिन का हो सकता था, बिल्कुल सही 120 डेज, उसको 60 दिन बढ़ा दिया गया है 180 डेज। अब 180 दिन का टाइम गैप हो सकता है फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी 30 सितंबर 2020 तक। अगर आपका दूसरा बोर्ड मीटिंग और पहला बोर्ड मीटिंग के बीच में टाइम गैप 180 दिन है तो चलेगा। पहले 120 डेज था, 60 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया। कारो 2020 जो है वो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब कारो कब बनता है? जब कोई साल खत्म होता है। तो अभी 2021 चल रहा है, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। 2021 का जो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा वो कारो लगाएगा। मतलब अभी 1 साल के लिए पोस्टपोन्ड है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग कैलेंडर ईयर में एक अकेला मीटिंग करते हैं जिसमें कोई और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहता, वो इस साल मैंडेटरी नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ 1 मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो मैंडेटरी रहता था इन 1 कैलेंडर ईयर, अब वो मैंडेटरी नहीं है। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व जो है उसका टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है कि जो आपको 20% डीआरआर बनाना पड़ता है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, पहले 30 जून तक किया गया, अभी 30 सितंबर तक किया गया। हो सकता है और आगे जाए, तो खाली वो डेट जो है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सेम 30 जून का 30 सितंबर कर दिया गया। सेक्शन 10A आपको याद हो, एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन आया था सेक्शन 10A, जो कि बोलता था कि आपको एक फॉर्म है 20A, फॉर्म 20A आपको जमा करना पड़ता था विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एडिशनल 180 डेज हैव बीन गिवन, सब कोविड के कारण। रेसिडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 3 एटलीस्ट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर आपको रहना पड़ता था, मैंडेटरी नहीं है अब। नहीं तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी था, अब मैंडेटरी नहीं है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में बिकॉज ऑफ कोविड। सीएफएस कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, मैं ये सब थोड़ा फास्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सब कवर कर रखा है, इसलिए मैं एक बार फास्ट बोल दे रहा हूं। और ऐसे भी बहुत सुपर्ब ढंग से नोट्स बनाया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। कंपनीज कैन स्टार्ट कंप्लायंसेस फ्रॉम क्लीन स्लेट, जो हुआ वो भूल जाओ, पेंडिंग नॉन कंप्लायंसेस को अब सीएफएसएस के तहत
कर सकते हो। खाली नॉर्मल फाइलिंग फीस लगेगा जो हमेशा लगता है, जो लेट फाइलिंग फीस है वो नहीं लगेगा। आपको इम्यूनिटी मिल जाएगा प्रोसिक्यूशन से, पेनल्टी से, जो आपके ऊपर लग सकता था नहीं लगेगा। इनएक्टिव कंपनी अप्लाई कर सकेगा फॉर डोरमेंट कंपनी स्टेटस अगर अभी तक नहीं किया, लेकिन इस स्कीम का आप मजा नहीं उठा सकेंगे अगर आपका स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑलरेडी एक्शन इनिशिएट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 248, फाइनल नोटिस देने का एक्शन इनिशिएट कर दिया गया, या फिर आपने खुद ही अप्लाई किया था स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए, या कंपनी अमलगमेट हो चुका है तब तो खत्म है, या डोरमेंट कंपनी आप है, या वेनिशिंग कंपनी है। वेनिशिंग कंपनी मतलब लास्ट 2 साल से आरओसी को अपना रिटर्न जमा नहीं किया, लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को जमा नहीं किया, उसको वेनिशिंग कंपनी बोलते हैं। SH7 अगर आपने जमा नहीं किया तो आप CFSS का फायदा नहीं उठा सकते हैं SH7 के लिए, और वैसे चार्ज के फॉर्म नंबर 1489 के लिए भी CFSS एप्लीकेबल नहीं है। अब आइए नेक्स्ट सर्कुलर के ऊपर दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं क्लैरिफिकेशन, जनरल सर्कुलर ऑन क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भाई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लोग के लिए है, इसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये एक जनरल सर्कुलर है, क्या बोल रहा है मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दे रहा हूं। आपको पता ही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हुए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हुए, ठीक है, नॉन प्रमोटर्स हुए, तो इन लोग कंपनी के गलतियों का इन लोग के ऊपर आप नहीं टेक सकते अनलेस दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। सो फॉर कंपनीज रॉन्ग डिसीजंस, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अनलेस कुछ ठोस एविडेंस है आपके पास कि इन लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यही इस सर्कुलर में फिर से समझाया गया है कि बिना सबूत के उन लोग को परेशान मत करो, हैरेसमेंट मत करो, ठीक है। ये सर्कुलर सारे आरडी आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजा गया, जिसमें यही बोला गया कि कौन लायबल रहता है, जनरली होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, जिन लोग डे टू डे फंक्शनिंग में रहते हैं इन लोग लायबल रहते हैं, ठीक है। और 149 सबसेक्शन 12 ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बोल दिया जाता है कि भाई उन लोग जब तक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है पाप में उन लोग लायबल नहीं रहेगा। तो ये फिर से दोहराया गया और इसको स्टर्न क्लैरिफिकेशन के रूप में लाया गया। तो ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनलों के लिए, इसका एकेडमिक से तो लेन देन है ही नहीं, एकेडमिक से स्टूडेंट का भी इसमें जो है कोई प्रोविजन का लेना देना नहीं है, ये खाली प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लोग को ध्यान में रखना है, या फिर जो बड़े बड़े पोस्ट्स में है कंपनीज के, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल निभा रहे हैं उन लोग को ये पढ़ लेना है एक बार। देखो जो मैंने बताया, अनलेस सफिशिएंट एविडेंस एग्जिस्ट टू द कॉन्ट्ररी, तो अननेसेसरीली प्लीज डोंट टेक अननेसेसरीली एक्शंस अगेंस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। केयर शुड बी टेकन to ensure civil criminal proceedings are not unnecessarily initiated, ठीक है। सर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे, हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी आप वो वाला डायलॉग बोलने वाले हैं, ठीक है, आप बोलेंगे मारो भाई मुझे मारो। हाँ, वाइंडिंग अप के रूल्स जो है वो लागू कर दिए गए हैं। 191 rules are there. Total 191 rules are there. I would like to show you this document of 191 rules. हाँ जी, ये देखिए ऑफिशियल गैजेट है, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को हो सकता नहीं पढ़ने में आए, चलो मैं इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिखा देता हूं। 191 रूल्स नोटिफाई कर दिए गए वाइंडिंग अप के लिए। आइए, तो ज्यादा नहीं बेटा, बस यही 100-150 पन्ना। 24 जनवरी 2020, अच्छा 24 जनवरी को ऑफिशियल गैजेट में आ गया था, बट 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। आप देखना, ये देखो, दिस रूल्स में बी कॉल्ड कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स 2020 into force, they will come into force from 1st April 2020, ठीक है, will be applicable to winding up under Companies Act 2013, सर ब्रैकेट में 18/2013, it was act of the year 2013 when Companies Act was formed, irrelevant now। तो 1 अप्रैल से ये सारे रूल्स लागू कर दिए गए। अब ऑब्वियस सा बात, ये लगभग 120 पन्ने का है। मैं बता दूं ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीएस प्रोफेशनल लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएस एग्जीक्यूटिव के तो सिलेबस में इतना डिटेल में है ही नहीं।
सीएस प्रोफेशनल लोग के लिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है? सीआरआई, ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन इंसॉल्वेंसी वाला जो पेपर है, सीआरवी, सीआरडब्ल्यूआई, जो आपको बोलना बोलो। सीआरवीआई पेपर के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, ठीक है। और सीए फाइनल, सीएमए फाइनल वाले लोग के लिए भी एप्लीकेबल है। वो अलग बात है कि सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में इससे क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का आएगा, बच्चे बोलेंगे हम तो छोड़ के 20 पड़ेगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। और सीएस प्रोफेशनल लोग के लिए तो भाई ये 15-20 नंबर के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये आराम से मेरे बच्चे पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, 1 या 2 जो भी मेरे को वीडियो बनाना होगा, मैं आप लोग के लिए इसका वीडियोस बना करके आप लोग को जल्द ही दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अटेगा ही नहीं आपके शरीर में, मस्तिष्क में कहीं, तो इसको मेरे को प्रॉपरली जो है समरी बनाना पड़ेगा और आपके साथ शेयर करूंगा मैं, ये मेरा वादा रहा। अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो सारे फाइनल लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एग्जीक्यूटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं वो वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं वाइंडिंग अप का, जो कि है समरी प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है। विदाउट गोइंग टू एनसीएलटी, विदाउट अप्लाइंग टू एनसीएलटी, विदाउट मेकिंग एनी एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, समरी वाइंडिंग अप हो सकता है, ठीक है। ये समरी प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप हो सकता है विदाउट मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, छोटे कंपनीज का। छोटे कंपनीज यानी कंपनीज जिनका बुक वैल्यू ऑफ एसेट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। देखो कंडीशंस फॉर समरी वाइंडिंग अप, बहुत सिंपल तरीके से नोट्स बनाया हुआ है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, भाड़ में क्या मार्केट वैल्यू का जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट, इट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, एंड इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो चलेगा। बुक वैल्यू शुड नॉट करोड़, वो तो एंड एनी ऑफ दिस। अगर एक फर्म है तो डिपॉजिट्स वगैरह अगर ले रखा है तो टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट डज नॉट एक्सीड 25 लाख। कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन डज नॉट एक्सीड 50 लाख। आउटस्टैंडिंग लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब कुछ इंक्लूडिंग सिक्योर्ड है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख। टर्नओवर, छोटा कंपनी है ना, अप टू 50 करोड़ तक हो। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड एनी ऑफ दिस 4 कंडीशन इन केस ऑफ फर्म, द डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 25 लाख। कंपनी के आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग सिक्योर्ड लोन शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड पीयूएससी शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। एनसीएलटी जाने का दरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर जो अपॉइंट करेगा वही वाइंडिंग अप कर देगा। प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप रीड कर लेना, कुछ खास नहीं इसमें। जो ओएल आएगा वो एसेट्स वगैरह पैसा आपके क्रेडिटर्स को चुका देगा। ओएल का पावर क्या रहेगा, जो डायरेक्टर का पावर था वो सारा का सारा ओएल के पास चला जाएगा। ही विल बी द कस्टडियन ऑफ ऑल द एसेट, वही बेचाबाची करेगा, टेक कस्टडी ऑफ ऑल द एसेट, सारा एक्शनेबल क्लेम्स वो इन्फोर्स करेगा, ठीक है। जितना भी अमाउंट ड्यू टू द कंपनी है सब अब ओएल वसूलेगा, सेल ऑफ एसेट वगैरह सब करेगा, ऑक्शनर अपॉइंट करेगा, समझ गए सर। ड्यूटी ऑफ ओएल क्या है, लिक्विडेटर जब कंपनी में आ रहा है एसेट बेचाबाची करने के लिए, क्रेडिटर चुकाने के लिए, वो देखेगा कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं करा है, कोई डायरेक्टर फ्रॉड तो नहीं करा है, तो ये ओएल का ड्यूटी है, वो फ्रॉड वगैरह रिपोर्ट करेगा टू सीजी, इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स एंड रिपोर्ट टू सीजी। रिपोर्ट शैल मेंशन फ्रॉड वगैरह तो किसी ने नहीं कर दिया, ठीक है। और फाइनली सीजी आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देगा। 2-3 छोटा छोटा चीज बस बेटा, बस 2-3 मिनट बाकी है, ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग याद रखिएगा कि एनडीएच 1-2, ये स्टूडेंट से लेना देना नहीं है, एनडीएच 1-2-3 जो निधि के फॉर्म्स है ना, एनडीएच 1-2-3 वो रिवाइज हो चुके हैं 3 फरवरी से। जीएनएल 2, जनरल 2 जो फॉर्म है जीएनएल 2 वो रिवाइज हो गया 18, ये ध्यान में रहे, ठीक है। एक चीज और, ये स्टूडेंट के लिए, अब ध्यान से सुनना। एक निधि रूल्स 23A एग्जिस्ट करता है, जो 23A क्या बोलता है, जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज थे, जब ये रूल्स आए एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज थे, उनको ना रूल 3A कंप्लाई करने के लिए 6 महीना दिया गया था। अमेंडमेंट है कि अब 9 महीना ले लो। पहले एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज को 6 महीना था रूल 3A, अब वो 6 महीना की जगह कितना महीना हो गया, 9 मंथ्स, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना, रूल 3A एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज विल बी कंप्लाइंग विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है
मैंने आपको बता ही दिया कि भाई वाइंडिंग अप के लिए तो अलग से आएगा। हाँ, जो निधि कंपनी के जो फॉर्म्स है मैंने बताया ना, NDH 123 रिवाइज हो गया है। स्टूडेंट को दरकार नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है तो ये ध्यान में रखिएगा। NDH 123 रिवाइज हो चुके हैं फ्रॉम 10th of February 2020। दीज आर द रिवाइज फॉर्म्स NDH 123। ओके ओके, सेक्शन 49 से 470 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। खाली एक एक बस एक फाइनली लास्ट, ये अमेंडमेंट का नंबर धब्बा है जो अभी मैं अमेंडमेंट आपको बताने वाला हूं। ये भी मैं अपना मैट खोल करके आपको दिखा दे रहा हूं, सुन लो भाई। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगेन सबसेक्शन 1 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 188 सबसेक्शन 1 का जो फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो एग्जेम्पशन था गवर्नमेंट कंपनी को। ये देखो फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो जो था वो एप्लीकेबल नहीं होता था, एग्जेम्पशन रहता था। पेन ले लेता हूं मैं। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो ऑफ 188 सबसेक्शन 1 एग्जेम्पशन रहता था गवर्नमेंट कंपनी को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट किसके साथ कर रहा है, विद एनी गवर्नमेंट कंपनी। अब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि पहले जो 188 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होता था, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था ना गवर्नमेंट कंपनी को अगर वो दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो। अब यहां पर आ गया है सीजी और एसजी और कॉम्बिनेशन। मतलब मैं गवर्नमेंट कंपनी हूं, पहले मेरे को एग्जेम्पशन मिलता था जब मैं दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था। अब वो सामने वाला दूसरा गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है, सीजी एसजी भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, तो ये छोटा सा अमेंडमेंट था 188 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो मिशन को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि भाई सारा का सारा अमेंडमेंट जो है मैंने आपको घोट करके पिला दिया है। मैंने एकदम जो है प्रॉपर मेंटेन किया ताकि आपका एक भी सेकंड नष्ट नहीं हो, खाली पढ़ाई का ही बात हुआ। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लग रहा है तो जरूर इसको लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कभी भी वाइंडिंग अप के जो नए रूल्स हैं उसका 2 वीडियोस जो है वो मैं ला सकता हूं, ठीक है। एंड इसी तरीके से कीप लविंग मी, आई विल रिटर्न बैक इन दिस मैनर मोर एंड मोर, ठीक है। पार्ट 1 इसका 1 से 148 ऑलरेडी मेरा 1 सवा 1 घंटा का था, वैसे ही पार्ट 2 बन रहा है, तो मिला करके लगभग 2.5 घंटा के आसपास का टोटल अमेंडमेंट्स है। पक्का से देखिए, दूसरों को दिखाइए। लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड नॉट नेगेटिविटी। थैंक यू, बाय बाय।